हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक कंसेप्ट आता है मार्केट इक्विलिब्रियम का। मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाता है, क्या होता है, चेन इफेक्ट कैसे होता है, अगर इंक्रीज होता है डिमांड का या डिक्रीज होता है सप्लाई का, इनको डिस्कस करेंगे। साथ में हम कुछ बात करेंगे एक्सेप्शनल सिचुएशंस के बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इक्विलिब्रियम इज समथिंग वेयर द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेट्स इटसेल्फ। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा? जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई आपस में इक्वेट करेगी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टेट ऑफ मार्केट व्हेन द डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस, दिस प्रिवेलिंग प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। इनफैक्ट यहाँ पे हम यही बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो आपको पता है डिमांड और सप्लाई जो है मार्केट की फोर्सेज हैं, ये जो मूव करती रहती है, इनका जो मूवमेंट होता है उसी से जो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस जो है डिटरमाइन होता रहता है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन हम देखते हैं जो डिमांड और सप्लाई का कर्व है, ये आप देख सकते हो। डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज द इक्विलिब्रियम। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि कभी कभी जो प्राइस है वो कम हो जाए, और आपको पता है कि अगर प्राइस कम होगा तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी। तो अगर प्राइस कम होता है तो हमारे पास जो नया क्वांटिटी डिमांडेड है वो ये हो जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड मान लीजिए कि अगर प्राइस बढ़ जाता है किसी चीज़ का, जैसे यहाँ पे हमने प्राइस 10 रखा है, 10 की जगह ये 15 हो जाएगा, तो क्वांटिटी सप्लाइड तो मार्केट में बढ़ जाएगी, बट उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से जो मार्केट की डिमांड है और सप्लाई है ये आपस में मूव करती रहती हैं और एक इक्विलिब्रियम प्राइस को ये लोग ढूंढते रहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। खासतौर से हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन आपको पता है वो सिचुएशन जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, एक होमोजेनस प्रोडक्ट होता है, फिर उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो नहीं होती, जितने भी आपके बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, ये सारे फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के। इन्हीं का कुछ अजम्पशंस लेके चल रहे हैं। ये बेसिक अजम्पशंस हैं कि जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड है ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। ये आपको पता ही है कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है मार्केट में वो इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हम इसे पॉजिटिवली रिलेटेड बोलते हैं। और सप्लाई कर्व कैसे मूव कर रहा है? फ्रॉम एल टू आर, दैट इज लेफ्ट टू राइट एंड इट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। आप यहाँ पे देख भी सकते हो सप्लाई कर्व हमने बनाया है लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है। उसके बाद जो सेकंड हमारा अजम्पशन आता है दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर नेगेटिवली रिलेटेड। इनका आपस में जो रिलेशन है वो नेगेटिव है, विच मीन्स कि अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा? इट विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसी डिमांड कर्व में हम चेक भी कर लेते हैं, ये हमारा लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव कर रहा है। और तीसरा जो अजम्पशन है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑपरेट फ्रीली एंड देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये मान के चल रहे हैं कि आराम से डिमांड और सप्लाई अपने हिसाब से मूव कर सकती हैं और गवर्नमेंट का कोई भी तरह का इंटरवेंशन नहीं है। चलिए अब खासतौर से बात करते हैं चेन इफेक्ट। मैं आपको एक इफेक्ट दिखा रही हूँ, चेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, और उसका ही मैं आपको डिक्रीज इन डिमांड भी समझा दूंगी साथ में ही। इसी तरह से चेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई बताऊंगी और उसका डिक्रीज इन सप्लाई आपको समझा दूंगी। तो चलिए पहले सिर्फ एक की ही बात करेंगे, चेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। पहले आप ग्राफ से समझो आपको क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं। एक हमने ले लिया, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। अब आप देखो जो D1 है और जो SS है, इसमें आप देख सकते हो सप्लाई कर्व एक ही है, डिमांड कर्व दो है। दो का क्या मतलब है कि जो डिमांड कर्व है वो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होता है तो हम अपवर्ड की तरफ एक और डिमांड कर्व बनाते हैं। और इंक्रीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इंक्रीजिंग वाला डिमांड कर्व है या डिक्रीजिंग है? व्हाट यू डू इज आप प्राइस और क्वांटिटी को रिलेट करके उसको नीचे ड्रॉप कर दो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो इंक्रीज हुआ है डिमांड में या कम हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है वो इंक्रीज हुआ, D1 से D2 हो गया। तो जो हमारा D1 डिमांड कर्व है और जो SS सप्लाई है, ये हमारा E जो है दैट इज आर इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आपको पता है कि अगर किसी चीज का डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ गई दैट मीन्स कि उसका प्राइस इंक्रीज होगा, नॉर्मल सी बात है, प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी हो गई। अब जब प्राइस P1 से P2 हो जाता है, मान के चलिए जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा, तो इसको हम देखते चलते हैं। सबसे पहले देखिए इंक्रीज इन डिमांड, तो ये क्या हुआ? एक्सेस डिमांड हो गई E to F। इसको आप देखो, जैसे ही हमारी डिमांड इंक्रीज हुई तो हमने क्या देखा कि जो एक्सेस डिमांड हो गई वहां पे E से F, ये जो एरिया है ये हमारा एक्सेस डिमांड है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो क्वांटिटी है ये हमारी एक्सेस डिमांड को शो कर रही है, मतलब एट दैट प्राइस, उसी प्राइस पे जब हमारा प्राइस P1 था तो हमारी जो क्वांटिटी है वो इतना अमाउंट से हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो रही है उसी प्राइस पे, तो क्या होगा? आपको पता है कि प्राइस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम P1 टू P2, प्राइस इंक्रीज हो गया। फर्दर D विल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम F टू K। अब आपको एक और चीज समझनी है कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ये क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन हमेशा आपको याद रखना है प्राइस की वजह से होता है, चाहे वो सप्लाई हो या डिमांड हो। और इसी तरह से इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है वो अदर देन प्राइस की वजह से होता है। तो यहाँ पे हम
वापस देखते हैं, जब प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है P1 से P2 तो क्या होगा, डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, डिमांड जो है वो कम हो जाएगी फ्रॉम पॉइंट F टू पॉइंट K। तो ये आपको ये नहीं लगना है कि ये जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बट दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। अगेन आप इसको यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से हमारी डिमांड यहाँ हो गई, कम हो गई है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपकी डिमांड कम हो गई, सिंस प्राइस इज इंक्रीजिंग, आपका प्राइस बढ़ गया है, तो नेचुरली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी कोशिश क्या होगी कि प्राइस बढ़ गया, चलो हम सप्लाई बढ़ा देते हैं, तो वो सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो सप्लाई कैसे बढ़ गई, फ्रॉम E टू K। अब वापस आप ग्राफ में आओ, E टू K, तो ये जो सप्लाई है ये हो गई एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई कर्व, सेम सप्लाई कर्व पे ही जब प्राइस की वजह से चेंज आएगा, दैट इज एक्सटेंशन। यहाँ पे हम एक्सटेंशन को ही शो कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा जो सप्लाई है वो इंक्रीज हुआ है, और इस पॉइंट से यहाँ पे जो हमारी डिमांड है वो डिक्रीज हुई है। तो अब हमने कहा कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये जो इंक्रीज प्राइस की वजह से हुआ है, कब तक होगा, जब तक कि जो एक्सेस डिमांड है वो एलिमिनेट नहीं हो जाती मार्केट में, और उससे क्या होगा, हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दैट इज पॉइंट K। तो हमेशा हम नए इक्विलिब्रियम को K पॉइंट से डिनोट करते हैं। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये दोनों ही इंक्रीज हुई। इसको हम ग्राफ से वापस से देखते हैं, जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया P2 से, और ये हमारा Q1 था, Q1 से इंक्रीज होकर Q2 हो गया, तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम हो गया, ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम था। अब इसी इफेक्ट को आप अगर ऑपोजिट कर दोगे तो ये हमारा हो जाएगा चेन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। इसको मैंने यहीं पे लिखा है, आप देखिए, डिक्रीज इन प्राइस हो जाएगा और डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो जस्ट इसका ऑपोजिट बनना है। अब इसी तरह से हम दूसरे को समझेंगे, चेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी है, कुछ इसमें टफ नहीं है। अगेन कुछ पहले सिचुएशंस को देख लेते हैं। अगर मार्केट में किसी चीज का सप्लाई बढ़ेगा, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस कम होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर किसी चीज का सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट में, उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास है मार्केट में, तो उसके जो प्राइसेस हैं वो गिर जाएंगे। इंक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई बढ़ जाती है, S1 से S2 हो जाती है और डिमांड हमारी वही है, तो पहले आप नॉर्मली समझो कि ये जो D है और ये S1 है, ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, ये हमारा प्राइस हो गया। सो दिस इज P1, दिस इज Q1। अब हम इसे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आया इंक्रीज इन सप्लाई, SC शिफ्ट्स राइट। तो क्या हुआ, इंक्रीज करना है तो सप्लाई कर्व पूरा इंक्रीज हुआ, एक नया सप्लाई कर्व हमारे पास आ गया। जैसे ही नया सप्लाई कर्व आया, अब हम इसमें आगे देखते हैं, एक्सेस सप्लाई इज E टू F। ये हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व था और ये हमारा नया सप्लाई कर्व आ गया। तो अब देखो, प्राइस वही चल रहा है, डिमांड वही चल रही है, हमारे पास E से F तक की जो सप्लाई है वो बढ़ गई, इतना EF जो है वो एक्सेस सप्लाई है। अब क्योंकि मार्केट में सप्लाई बढ़ गई है, तो क्या होगा, प्राइस जो होगा वो कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ड्यू टू टू का मतलब है यहाँ पे ये वाला पॉइंट। तो जैसे ही आपके यहाँ सप्लाई बढ़ गई, E टू F पॉइंट, ये जो इतना एरिया है, अगर आप नीचे से देख सकते हो, अपनी जो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, उससे क्या होगा कि प्राइस जो है मार्केट में फॉल करेगा। क्योंकि प्राइस फॉल हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड्स E टू K। क्योंकि जैसे ही प्राइस कम होगा तो क्या होगा, लोगों को लगेगा कि भाई प्राइस कम हो गया, हमें ये सामान खरीदना है। तो डिमांड कर्व पे आप देखो, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक्सटेंशन हो रहा है यहाँ पे E टू K। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि E से K ये कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग। अगेन इसे कैसे समझो, इसको आप नीचे लेके जाओ, हमेशा आपको नीचे के जो क्वांटिटी वाला एक्स एक्सिस पे है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्राइस कम हुआ, हमारी जो डिमांड थी वो एक्सटेंड हो गई। जैसे ही प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो गई, और ड्यू टू फॉल इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्या हुआ, जैसे ही प्राइस कम होगा, जो अपने सप्लायर्स हैं वो उन चीज़ों को मार्केट में लाना कम कर देंगे, और वापस से हमारी जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी। और ये कैसे होगी, फ्रॉम F टू K। तो आप ये देखो, ये F और ये K, तो नए सप्लाई कर्व पे जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है मार्केट में वो हमने कम कर दी, तो डिमांड एक्सटेंड हुई और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम हो गई। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम आ गया, दैट इज पॉइंट K। तो ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, K जो है हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम आ गया। अब आप ओवरऑल देखो कि जो हमने जैसे ही इंक्रीज किया सप्लाई से, तो हमारे पास नेट इफेक्ट क्या आया, नेट इफेक्ट इज ओवरऑल क्या रिजल्ट आया हमारा, कि जो सप्लाई जैसे ही हमने इंक्रीज करी मार्केट में, तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो गिर गया, इक्विलिब्रियम प्राइस गिर गया है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हुई। तो ये हमारी इनिशियल इक्विलिब्रियम थी और ये नई वाली हुई, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई। इसी को अगर आप ऑपोजिट समझो, इसका नेट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होगी, जस्ट ऑपोजिट ऐसी का। अब मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन और समझा रही हूँ, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं, उसमें से दो को हमने कवर किया। जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हो, इलास्टिक और इन इलास्टिक को आपको समझना पड़ेगा पहले। तो इलास्टिक यहाँ पे हो गया जब सप्लाई इनफाइनाइट है,
ठीक है, काफी कुछ सप्लाई मार्केट में है इस समय, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्राइस जो है कांस्टेंट है। तो इसमें जो पहली सिचुएशन है वो हम देख रहे हैं फॉरवर्ड डिमांड की, दैट मींस डिमांड कर्व पूरा नया आता है, प्राइस वही चल रहा है, सप्लाई जो है इलास्टिक है मार्केट में। तो ये हमारी जो थी दैट वाज इनिशियल क्वांटिटी, और जैसे ही डिमांड कर्व बढ़ गया तो हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई। तो प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होगी। इसी तरह से अगर आप ऑपोजिट देखो, अगर बैकवर्ड होता है डिमांड कर्व, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई, तो इक्विलिब्रियम ये हो गया। और जैसे ही हमारा डिमांड नई आई, दैट इज डिक्रीज हुई डिमांड पे, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। So I hope you were able to identify what market equilibrium is, how does the change in demand or change in supply has an effect on the new equilibrium, और साथ में हमने जो कुछ exceptional cases की बात करी। I hope you were able to understand. If you like the video, please do like, share and comment. All the best. Take care. Bye bye.